बिजनेस में गलत फैसला और सही फैसला कोई नहीं होता, फैसला फैसला होता है और उसके पीछे खड़े रहना और उसको साबित करना कि मैं सही हूँ, तो उसमें फिर काफ़ी कुट पैती है, मसले मसाइल आते हैं, गलत गिरते हैं, लेकिन गिर के आप वही खड़े हो जाओ, कहो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो दैट्स ओके। लेकिन आप गिर के रोने लग पड़ो तो फिर बिजनेस ख़त्म। 70-80 हज़ार महीने का होता है। 70-80 हज़ार यूरो एक महीने का? हाँ जी, नॉर्मल हालत। फिर आप उसका इंस्टाग्राम चेक करें, उसका अपना प्लेन है, चार्टर प्लेन पे फिरता है। उसको तो लोग की वजह से जा रहा है वो। नहीं, उसके पास और स्पॉन्सर काफ़ी हैं, बड़े वर्ल्ड वाइड स्पॉन्सर। पहला फाइटर जो मैंने K1 स्पॉन्सर किया, रेमी पुंयास्की, गूगल पे जाके। रेमी पुंयास्की तो 2008 में मेरे ख्याल से पीक पे था ना? पीक पे था वो भी, पीक पे था बिल्कुल। उसने जापान में फाइट की थी, पहली दफ़ा हमारे कपड़े पहन के कच्चा। मैं अपने बेटे को भी कहानी सुनाता हूँ, तारिक बिन ज़ियाद की। तो जब स्पेन आया था तो उसने सबसे पहला काम ये किया था, किश्तियाँ जलाई थी जी। तो ताकि जो मेरे बंदे हैं उनको पीछे नज़र ना आए कि वो ये ना लड़ाई हार जाए, तो किश्तियों में बैठ के आराम से चले जाए। तो यही फार्मूला मैंने हमेशा रखा अपने लिए, ये डू और डाई करना, डू एंड डाई, क्योंकि लाइफ में आपको बार बार चांस नहीं मिलता। जिस वैसे बदर आरी तो 18 साल का था, मैं 22-23 साल का था। तो हम लोग शॉर्मा जाकर बैठे होते थे, तो शॉर्मा खा रहे थे। उस वक्त बदर आरी नहीं था और जोया नहीं था। तो हमारे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हमें था कि एडिडास बॉक्सिंग में नहीं है, तो हमारे ट्रैक सूट में थोड़ी 2 लाइनें लगी हुई थी, 3 नहीं लगी हुई थी। तो जेल में नहीं होता ना, हमने कहा 2 लाइनें कौन पकड़ेगा या कोई मसला नहीं। लेकिन वो एडिडास आ गया मार्केट में, उसने हम पे केस किया। हम लोग मीरपुर में और सियालकोट गुजरात में फंसे थे, उधर कोठियाँ बनाते रहे। बच्चे हमारे जो है वो बेचारे छोटे छोटे घरों में रहते थे, उसमें स्मॉल ईट वगैरह में। सिचुएशन ये है कि वहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते जहाँ पे हमारे बंदे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। मेरा नाम शिराज और आप देख रहे हैं टाइम विद शिराज। व्यूअर्स, आज मैं बैठा हूँ जी सोहेल जोया के पास। किक बॉक्सिंग की दुनिया के ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है किक बॉक्सिंग का। अगर आप किक बॉक्सिंग देखते हैं या आपको किक बॉक्सिंग की नॉलेज है तो आपने इनके ब्रांड को, जोया को, यकीनन देखा होगा बड़ी बड़ी फाइट्स में। और इनकी गेयर इस्तेमाल होती है, ग्लव्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, या और भी जो भी किक बॉक्सिंग की गेयर होती है इस्तेमाल होती है। ये बड़े बड़े किक बॉक्सर्स को स्पॉन्सर भी करते हैं, जिसमें एक है जी रजबजादे, परेरा। हाँ, परेरा। मैं सारे नाम नहीं जानता हूँ, इनको सारे नाम पता होंगे। तो इनसे बात करते हैं जी आज और पूछते हैं इनसे कि इन्होंने ये ब्रांड कैसे शुरू किया। पाकिस्तान से आए, यहाँ पहले ऑड जॉब्स की, उसके बाद ब्रांड शुरू किया, ब्रांड को बड़ा किया और आज इस स्टेज पे खड़े हैं कि किक बॉक्सिंग की दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट किक बॉक्सिंग गेयर जो है ये बनाते हैं और देते हैं। तो इनसे इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा सुहेल भाई, आपकी स्टोरी है जो ज़्यादा लोग शायद ना जानते हों, लेकिन मैंने सुनी है क्योंकि आपकी वाइफ जो समीना, उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी और मुझे वो इंस्पिरेशनल स्टोरी लगी थी और मुझे पता चला कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है। यानी कि पाकिस्तानी ब्रांड से मतलब कि इसके पीछे जो ऑनर है वो पाकिस्तानी आप, यानी कि। तो मैंने सोचा ये हमारे पाकिस्तानी लोगों तक भी स्टोरी पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इतने बिजी टाइम से मेरे लिए टाइम निकाला। तो सोहेल भाई, कहाँ से शुरू करें? यानी कि बहुत पीछे जाएं, पाकिस्तान या हॉलैंड से शुरू करें? जब हॉलैंड आए शादी करके, कैसे, किधर से शुरू करें? चले ऐसे कह लें कि हॉलैंड से शुरू कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है कि मतलब लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए जी सब, ये तो। और मेरे दोस्त यार हैं वो बड़ा गुस्सा खाते हैं इस बात से। तो मैंने कभी पैसे कमाने के लिए नहीं आया यूरोप में। ये मेरा कोई
एम नहीं था अच्छा। कि मैं पैसे कमाऊं, ये करूं वो करूं। तो मस्त तबीयत थी। तो आप हॉलैंड क्यों आए थे? हॉलैंड कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि जहाँ मेरे बड़े ड्रीम थी कि मैं आऊँ। अच्छा। तो हॉलैंड जिनकी वजह से आया वो मेरी मिसेज है, शादी करके शादी होगी हमारी दोनों की, तो उनकी वजह से मैं हॉलैंड आ गया। तो क्या वजह है कि जब इतने लोग मरते हैं हॉलैंड जाने के लिए, मतलब इंग्लैंड जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, तो आप क्यों इतने एक्साइटेड नहीं थे? सही। उसमें ये थे एक्साइटेड कि जैसे एक बंदा है वो रनिंग करना जानता है, ठीक है, तो उसको कहा जाए कि तुम 100 की रनिंग करो, तो उसने की होती है, इसको पता होता है मैं कर लूँगा, तो एक्साइटेड। तो मुझे मतलब लाइफ को मुझे ये नहीं प्रॉब्लम थी कि मैंने कुछ, अगर मैं हॉलैंड ना आया तो मैं हो सकता है कुछ ना बन सकूं, क्योंकि वो अपने ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस। क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह यही थी कि 16 साल से मैं 16 साल की एज में मैंने पहला बिजनेस किया था लाइफ में। यानी कि आप पाकिस्तान से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे? हाँ जी, पाकिस्तान में मैं काफ़ी बिजनेस कर रहा था। जब मैं 22 साल का आया था तो उस वक्त कम से कम 2-3 बिजनेस मेरे चल रहे थे, अच्छे लेवल पे चल रहे थे। मतलब इनकम अच्छी थी आपकी? इनकम मेरी फर्स्ट क्लास थी पाकिस्तान तो में। फिर ये मैंने आपकी जो वाइफ है उनका पॉडकास्ट सुना है, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपने नेदरलैंड्स में आके शुरू में 2-4 और जॉब्स भी की हैं। बड़ी जॉब की, क्योंकि एक वो मसलन आप यूं देख लें कि जब आप पाकिस्तानी करेंसी को, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ एज ए यंग बंदा, 22 साल 23 साल का यंग जवान, तो मैं आप उधर फ़ोन करूं अपने अब्बे को, मुझे पैसे चाहिए प्लीज़ यहाँ मेरे, तो वो एक एज अ मैन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने मसलन काम किए जो लाइफ में। यानी कि आपके पास फाइनेंशियली हालात ठीक थे आपके, लेकिन आप पीछे से पैसे नहीं मंगवाना चाहते थे, पहले यहाँ के और जॉब्स की और जब तक अपना बिजनेस सेट किया। हाँ जी, नहीं, बंदे को ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर मैं मंगवा भी लेता, जो मेरी ड्रीम थी, मेरी पहली कार थी, कह लें कि 12-13 हज़ार गिल्डर का ज़माना था उस वक्त, 99-98 में। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग तो मुझे जानते ही हैं, तो वो 12-14 हज़ार गिल्डर की थी या यूरो की थी, नेट यूरो आ गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो अच्छी कार थी। तो वो फिर बैंक ही दे सकते थे, तो बैंक को मैंने अब्बा बनाया हमेशा अपनी ज़िंदगी में। जो चीज़ चाहिए इससे मांगी। कौन सी कार? वो फोर्ड थी, और उसमें सेडान स्टाइल की थी, छोटी नहीं थी, अच्छा था, 0 मीटर आपकी ड्रीम कार फोर्ड होती थी? जो मेरी पहली कार थी जो मैंने खरीदी है, मैंने कोई पुरानी कार नहीं खरीदी। वेरी गुड। तो और तो लेकिन ये है कि शौक अच्छे थे, और मेरे बड़े भाई कहते हैं, वो तुर्की में होते हैं, कि अपने ऊपर इतने मसले डाल लो कि उस मसलों के लिए तुम्हें गधे की तरह काम करना पड़े। तो अगर खर्चे ज़्यादा रखोगे तो ऑटोमेटिकली, वो एक पाकिस्तान में मिसाल है, अगर आपने हाथी पालना है तो दरवाजे बड़े रखें। तो यंगस्टर्स पहला जो वन लाइनर सुने, अपने खर्चे इतने बढ़ा लो कि आपको गधे की तरह काम करना पड़े, ताकि आप बैठ ना सको। ड्रीम पिक करें, अपने आप को मजबूर कर लो, ड्रीम बिग कर लो, और उसके पीछे इतना भागो कि उसको अपनी तरफ इतना खींच लो कि आपको मस्त काम करना पड़े। क्योंकि आजकल के मसले यही है, लड़के रिलैक्स लाइफ में रहना चाहते हैं, घर नहीं खरीदते, शादी नहीं करते, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब आप घर खरीदेंगे, फरारी खरीदेंगे, तो फिर आप वो कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तो आपको हार्ड वर्क काम करना पड़ेगा। सही है। हाँ, तो हार्ड वर्क काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो सोहेल भाई अभी आते हैं आपके ब्रांड की तरफ। आप यहाँ नेदरलैंड्स में आपने पहले 1-2 और काम किए, जैसे आपने बताया। मैं आते साल मैं 11 जुलाई को मैं यहाँ आया। कौन से साल में? 98 में। 98 में मुझसे 8 साल बाद आया। अच्छा, सही है। तो मेरी जो वाइफ थी उनकी सालगिरह थी 12 जुलाई को, इसलिए मैंने 11 जुलाई का दिन चूज़ किया। तो मैं आया तो हमारी बड़ी पार्टी थी, उन्होंने जैसे पाकिस्तानी कल्चर में खाने पे, तो हमारे एक अंकल हैं अजीम साहब, वो अब माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन, तो उनके कंटेनर आ रहा था अगले दिन, तो वो काफ़ी परेशान थे, उनको लग रहा था कि अब मैं कैसे उतारूँगा, बंदे नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका क्या रेट है? उन्होंने कहा $18 गिल्डर दूंगा मैं, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, 3-4 घंटे का काम। मैंने कहा हो गया, मैं आ जाऊँगा सुबह। तो वैसा ये समझ लें कि 11 जुलाई को मैं आया हूँ, और पहला काम मैंने 12 जुलाई को किया है कंटेनर उतारने का। तो अच्छे खासे पैसे मिले,
उनके साथ मैंने काफ़ी 6-7 घंटे काम ये पहली किया। आपकी जॉब थी? ये मेरा पहला काम था, कंटेनर उतारना कपड़े का। अच्छा वो बेड कवर का कंटेनर था, डब्बे काफ़ी वजनी थे, अच्छा अच्छा, हैवी डब्बे थे, तो मैंने पूरा कंटेनर उतारा उनका अकेले, सही है उनके साथ मिलके। उनके पास और कोई बंदा नहीं था। सही है। तो उसके बाद फिर आपने कितना अरसा लगाया अपना बिजनेस स्टार्ट करने में? फिर मैंने मसलन स्कूल नहीं गया मैं। सॉरी व्यूअर्स आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं इस पॉज में जो अभी मैं बातें कर रहा हूं इसमें आपकी कंपनी का स्पॉन्सर भी हो सकता था, चाहे वो लोगो हो या कोई स्लोगन या कोई छोटा सा मैसेज। आप सिर्फ 100 यूरो पर मंथ इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं एज स्पॉन्सर। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करें। और अब चलते हैं जी बैक टू द इंटरव्यू। क्योंकि ज़हीन था मसलन, ये अब अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्कूल में जो उन्होंने IQ टेस्ट होता था उस ज़माने में, तो उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने कहा कि फिल करो, तुम्हें देखते हैं कौन सी क्लास में बिठाते हैं। तो वो IQ टेस्ट में सारे 100/100 था उस वक्त अच्छा मेरा कोई सवाल गलत नहीं था। तो उसने टीचर ने मुझे कहा कि तुमने अच्छा किया, अब तुम्हारा क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता। तो वो कहती क्यों, क्या रीज़न? मैंने कहा मर्सिडीज होनी चाहिए, घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए, टेनिस ग्राउंड भी हो जाए तो अच्छी बात है, और बड़ा घर होना चाहिए, फीला होना चाहिए। वो कहती है कि मैं तो अभी साइकिल में हूँ और तुम पढ़ भी नहीं रहे, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो अजीब बेवकूफ़ों वाली। तो मैंने कहा वो अगर तुम मुझे ज़ुबान सिखा भी दोगी, ज़बरदस्ती तुम लोग कर भी लोगे, तो यहाँ तो जो बच्चा है 2 साल का उसको भी ज़ुबान आती है, मेरे लिए क्या नया है? सही वो बच्चा ही मेरा कंपटीटर बन जाएगा। सही तो कोई नई चीज़ सिखाओ मुझे, तो उसको समझ आ गई। ऊपर लेकिन आपको लगा नहीं कहीं अगर नेशनल जो लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज, उस पे कमांड हो जाएगी तो कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी? हर बंदे को समझ आती है। मैं आपको कहूँ मैं 100 यूरो गिव तो आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी क्या कह रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँगा 100 यूरो मुझे दो, तो जितनी अच्छी मैं बोलूँगा आपको नहीं समझ आएगी। तो मेरे ग्राहकों को समझ आ जाती थी, क्योंकि मैं उनके फायदे की बात करता था, चीज़ अच्छी देता था। अच्छा, तो चीज़ नहीं, वो मुझे नहीं, मेरी जुबान को नहीं खरीदते थे। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था? पहला बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया था? तो हम लोग चले गए, मैं और मेरी बीवी कामफा को पांदल जी। 3 महीने बाद हम लोग गए। 3 महीने में थोड़ा इधर उधर, क्योंकि खुदारी थी जिस समय बहुत ज़्यादा, एक किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी। तो घर जो हमारा था वो बिल्कुल खाली था, तो कोई चीज़ नहीं थी हम ख़ास इतनी सिस्टम। तो हमने डब्बे के ऊपर खाना खाते थे, टीवी लिया था और उसके डब्बे पे खाना खा लेते थे। तो बेड था माशाल्लाह, ये तो नहीं तो बेड नहीं भाई, ये 2 चीज़ें थी हमारे पूरे घर में, एक टीवी और एक बेड। तो वो हम लोगों ने 2-3 महीनों में काफ़ी मैंने हार्ड वर्क किए, उसमें मैंने नकदीसें की, स्कोम वर्क किया। मैंने कहा कि चलो घर की चीज़ें तो सेट हो ना, कोई लेवल सेट हो। तो वो थोड़ा सेटिंग सही होगी। तो फिर मैंने यही किया कि कामफा को पांदल चले गए जहाँ से बात चली थी। तो वहाँ बैठ के तो उसने कहा कि अच्छा आपने क्या बिजनेस करना है? फनी स्टोरी है। तो औरत थी, तो मेरी मिसेज भी साथ थी। तो मैंने कहा कुछ भी लिख दो, बिजनेस तो करना है, कुछ भी लिख दो। कहती है ऐसे नहीं होता, प्लान होना चाहिए, बिजनेस प्लान, ये वो कुछ बताओ। तो तुम आगे हो इधर कंपनी खोलने। लेकिन श्योर भाई, तो ये हालत है। नॉर्मली तो उल्टा होता है ना कि कोई बंदा बिजनेस करता है, पहले घर से करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर सोचता है यार चलो अब इसको रजिस्टर कर देते हैं। सही। तो आप पहले काफी कहा चले गए, क्योंकि मेरी मिसेज अकाउंटेंट थी, तो उनका प्रेशर था कि हर चीज राइट होनी चाहिए, पेपर राइट हो, ये नहीं कि पाकिस्तानी हो। उनकी वजह से सब लीगल तरीके से, सब लीगल होना चाहिए। तो उन्होंने उनको पता था कंपनी खोलनी है। यही जिंदगी में बहुत मुझे फायदा हुआ कि वो उन्होंने ये साइड मेरी कवर रखी है हमेशा। उन्होंने जितनी बुक कीपिंग थी, जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने संभाली। तो वो हम लोग चले गए। फिर यही कि उसने कहा कि ऐसे नहीं होता, आपको मस्त बताओ क्या करना है। तो हमने कहा चलो लिख दो, कुछ भी लिख दो। ओलिव ऑयल जो होते हैं वो बेचेंगे हम लोग, तो तुर्की से मंगवा के ना। थोड़ा भाई ने आइडिया दिए थे 2-3, क्योंकि आपका भाई तुर्की होता था। हाँ, उधर मैंने उनके साथ काम भी किया था थोड़ा अर्सा। तो उन्होंने कहा था कि तुम कोई भी बिजनेस का मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम सैंपल भेज दूंगा, तुम भेज सके तो तुम्हारी लक है ना। तो फिर मैंने भाई को ही फ़ोन किया। तो
उनको कहा कि अब रजिस्टर हो गया, क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हें वो लाइव के सैंपल भेज देता हूँ यार, और उसके बाद ओलाइफ ओली या ओलाइफ, वो जो खाने ओलिव जो वाले, होते हैं, हाँ खाने ओलिव, वाले, हाँ हाँ, सही। तुर्की से आते हैं वो काफ़ी, तो वो भेज देता हूँ। और उसके बाद ये जो है एक वुमेन जो शादी के कपड़े होते हैं, मैं तुम्हें ये भेज देता हूँ। ये दुल्हने जो पहनती दुल्हने पहनती है, साथ में कैटलॉग और एक और चीज़ उन्होंने भेजी ना, तो हमने ट्राई की दुल्हने शुल्हने कपड़े बेचने की, लेकिन कल्चर नहीं था। तो वो अभी तो ऐसे ही एक दो मीटिंगें की, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही थी। तो इत्फाक से भाई ने कहा कि मैं तुम्हें फुटबॉल भेज देता हूँ। एक सियालकोट से बंदा आया, वो इधर बेचारा ख्वार हो रहा है, तो एम्बेसी के थ्रू मेरे से रब्ता किया उसने, तो तुम ऐसे करो कि ये तुम फुटबॉल ट्राई कर लो। तो वहाँ से हम फिर मेन बिजनेस में आए फुटबॉल में। तो वो फुटबॉल आपको तुर्की से आते थे? नहीं, पाकिस्तान से, लेकिन वो बंदा तुर्की गया हुआ था। अच्छा, वो इत्फाक बंदा से। तुर्की गया हुआ था, सियालकोट का कोई आपके भाई से मिला? हाँ जी, और आपके भाई ने उससे डील की कि वो सियालकोट से आपको फुटबॉल भेजे? हाँ जी, खलील खलील नाम था खलील उसका। नाम अच्छा, तो फिर आपने फुटबॉल किए, फिर चलो फुटबॉल ऑर्डर हो गए, फिर? नहीं, ऑर्डर तो नहीं हो गए, सैंपल आ गया। अच्छा, सैंपल आया। दिस फनी स्टोरी है कि सैंपल आ गए, लेकिन वो फिर यही हुआ कि मेरी मिसेस ब्रेड लेने गई, तो उन्होंने देखा कि एक बंदा फुटबॉल लगा रहा था बाहर अपनी दुकान से। उस जमाने में एक टॉप एंड टॉयज की दुकानें होती थी पूरे हालैंड में, वो बैंकक्रप्ट होगी बाद में ना। तो वो बंदा फुटबॉल लगा रहा था बाहर, तो उन्होंने कहा कि मैं भी फुटबॉल बेचती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा ठीक है, ऐसे करो कि 70 दे दो, 70 फुटबॉल? 70 फुटबॉल दे दो। अच्छा। तो हमने हिसाब लगाया, हमने खलील साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा वो ऑर्डर मिल गया 70 बालों का। अच्छा, वो सैंपल दिखाया आपकी वाइफ ने उनको? हाँ, सैंपल दिखाया, उन्होंने देख लिया था कि वो ब्रेड लेने जाती थी, वो सामने फुटबॉल लगा रहा होता था। तो उन्होंने भी दिखाया कि मैं भी फुटबॉल बेचती हूँ। सही है। तो उसने कहा कि चलो 70 फुटबॉल। पाकिस्तान फुटबॉल कौन से सन की बात होती है? ये 2001 में आ गए हम लोग। 2001 में? हाँ, उस वक्त पाकिस्तान के या फुटबॉल 2000 में आ गए हम लोग। सही है। फिर उसके 2000 बाद के क्या हुआ? स्टार्ट में आ गए, तो फिर वो यही हुआ कि ऑर्डर मिल गया। खलील साहब को कहा कि कमिटमेंट का मैं पक्का था हमेशा, जो कमिटमेंट कर देता था। वो एक सलमान खान की फिल्म है अपनी कमिटमेंट करता हूँ तो खुद वो क्या, वो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अपनी भी नहीं सुनता ना, तो वो मेरे बिजनेस का मेन असूल था। अच्छा। कमिटमेंट कर तो फिर अपनी भी नहीं सुना। तो फिर हमने वो बाल DHL कराए उसको, DHL करवाए बाल इधर नेदरलैंड? सियालकोट से बनवा के हमने वो DHL करवाए। तो महंगे नहीं पड़े? लेकिन उस जमाने में ये परवाह नहीं की ना, कि ग्राहक को कहा कि ये अभी ले लेगा तो चलो और भी अगले साल 2 साल 3 साल पक्का हो जाएगा। और वो ग्राहक 10 साल बाद खत्म हुआ हमारे पास, इतनी उसने बाल ली हमसे। अच्छा। तो टॉप एंड टॉयज काफी बड़ा फार्मूला था, उसके थ्रू हम अंदर घुस गए, और वो काफी अच्छा हमारे लिए, क्योंकि अच्छा, वो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट था? हाँ जी, वो मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फुटबॉल की दुनिया में भी पीक देखा? हाँ जी, तो पीक इतना इजी नहीं देखा, क्योंकि वो गाड़ी जो आपको बताई थी, वो जब हमें फिर पहला जो ऑर्डर था, वो मेरी सिस्टर की मेहरबानी थी और मेरी सास थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। तो मैंने एक कंटेनर ऑर्डर कर दिया 35,000 यूरो का। 35,000 यूरो के फुटबॉल ऑर्डर कर दिए? फुटबॉल ऑर्डर कर दिया। इतने ऑर्डर थे आपके पास? नहीं तो लेकिन उस वक्त मैं सफाई का काम करता था, मेरी 700 यूरो तनख्वाह थी महीने की। तो आपने ये छोड़ा नहीं था यानी कि काम सफाई में, क्योंकि ये साइड बिजनेस कर रहे थे? ये मैं रात को सफाई का काम करता था, क्योंकि हमारे खर्चे तो चल रहे घर का किराया, खाना पीना। तो 35,000 का ऑर्डर कैसे कर लिया फिर? वो ऐसे ही किया ना, थोड़ी सिस्टर से कहा अपोतेक निकलवा दे। अच्छा, सही से अपनी गाड़ी बेची, गाड़ी बेची। उसके बाद एक गाहक था, उसने थोड़ा ऑर्डर दिए थे, तो उसको कहा पैसे ना दो। उसके पास एक कैडी होती थी वाइट कलर, पुरानी घिसी हुई, कोई 15 साल पुरानी कैडी, एक ना बुस्टैल बस को कहते हैं, 2 बंदे बैठते हैं आगे, जी। पीछे डब्बा सा होता है वाइट कलर, उस जमाने में होती थी। सही है। अभी तो वो बड़ी जदीद होगी ना DHL की गाड़ियाँ, तो वो थोड़ा डब्बा होता था, फिर पीछे वो डब्बा होता था। सही। तो हमने उसमें आइडिया ये लगाया कि हम इसमें फुटबॉल भर लेते। उस टाइम DHL नहीं, उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था इतना, किसी को पता नहीं था सियालकोट किधर। सही। तो इंटरनेट नया आ रहा था, तो हम जिसके पास जाते थे वो नाइक के बाल बेचता था, कोई 12 यूरो का,
और उन्होंने बड़ी एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाई हुई थी, बड़ी यूनिक सी, और ये अच्छा। और हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हम बाल बेचते थे 6 यूरो का। आपको वो बाल 6 यूरो का पड़ता है? नहीं, 3 यूरो का पड़ता था मैं सारा। पाकिस्तान से लेके यहाँ तक आपको 3 यूरो का 3 यूरो का पड़ता और था। आप 6 का बेचते थे? हम 6 का, और नाइक 12 का बेचता था ना। अच्छा, वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे? तो नाइक तो बड़ी कंपनी, उन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई थी, तो अच्छा। तो वो हम ये होता था कि हम जिस दुकान पे जाते थे हमें ऑर्डर मिल जाता था, क्योंकि एक 12 यूरो की चीज 6 में मिल। तो उससे पहले ये जो फुटबॉल बिक रहे थे कहाँ से आ रहे थे? उससे पहले हालैंड में कोई खास कंपटीशन नहीं था, मतलब नाइक था, डर्बी स्टार मैच बॉल बेचते। कहाँ से आ रहे थे ये फुटबॉल? तो सियालकोट से आते हैं हमेशा, सालों से। तो आप इतने इजी सस्ते कैसे हो गए फिर? देखिए, नाइक को भी 3 का ही मिलता है, ये तो फार्मूला है। तो कोई अभी हम जैसे, ये फार्मूला होता है ना बिजनेस का। अच्छा। अगर आप कोई चीज़ 3 यूरो की लेते हैं तो वो आप 10, 11, 12 की बेचते हैं। हालैंड में डिफरेंट है। एक मैं मिसाल देता हूँ कि जो चीज़ 200 यूरो की है ना मार्केट में, उसकी बाइंग आप कह लें कि 18-19 यूरो होनी चाहिए। इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है? हालैंड में बहुत प्रॉफिट होता है हर चीज़ पे। क्योंकि 20 की मुझे मिली, 25 की फर्ज कर लें, मैंने 50 की बेची, गाहक को 100 की मिली है। सही। उसने 200 की बेची, तो ऐसे ही चलता है। जिस सोर्स से भी आ रहे थे फुटबॉल वो महंगे बेच रहा था, और आपने एक नया, जिसको कहते हैं ना, नया ट्रेंड। और दूसरा जो मेरी बाल में यूनिक आए थे, जो खूबसूरती थी, या मेरा बिजनेस फार्मूले में जान थी कि मैं गाहक का नाम भी लगा देता था, उनका लोगो ऊपर लगा दिया। हाँ, जो जैसे कोई अर्नब में दुकान है उसका लगा दिया, जिसका लगा दिया, तो और ज्यादा खुश हो तो जाए। वो क्योंकि मेरे जहन में शुरू से ये कंसेप्ट था कि अब फेसबुक क्यों चलिए। अगर वो फेसबुक वाला कहता कि मैं अपनी तस्वीरें लगाता रहता हूँ, आप सब देखो, तो उसमें कोई चार्म नहीं था। वो उसने ऑपोजिट किया, हम सबको स्पॉटलाइट दी। हाँ, लोगों को कहा कि तुम लगाओ और सब देखते हैं मिलके ना। तो मैंने भी ये उस जमाने में ये आइडिया लगाया कि फुटबॉल के ऊपर मैं गाहक का नाम लगा देता। हर बंदे को फीलिंग होती थी कि मेरा ब्रांड बन रहा है, लेकिन असल में मैं पैसे कमा रहा होता था। आप बैक एंड आप कमा रहे थे। बैक एंड में हर शहर में, अर्नम, उतरत, एम्स्टर्डम, हर शहर में दुकानदार था, उनको कंसेप्ट डाला उनके जेल में कि तुम्हारा ब्रांड बनाते हैं, वो और जल्दी ले ताकि तुम्हें लोग जाने, तुम इस इलाके में पता लगे कि फलां बंदे की दुकान है, तुम्हारा नाम लिख देंगे। सही है। तो लेकिन हर बाल पे जोया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जोया होता था बाल के साथ, जोया भी नीचे, बड़ा बड़ा जोया। फुटबॉल भी जोया नाम से होते थे? फुटबॉल भी जोया नाम से किए हैं शुरू से। अच्छा। वो कॉम्प्रोमाइज नाम पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए। अच्छा, आप फुटबॉल बेच रहे थे बहुत सारे, फिर उसके बाद ये कहाँ से ख्याल आया कि मैंने ये बॉक्सिंग की गेयर शुरू करनी है? उसमें ये थे ना, रिसेशन आ गई ना 2008 में यूरोप अच्छा। में, तो यूरोप में, अमेरिका में, तो मेरा जो बाल का कॉन्सेप्ट था उसमें गाहकों के नाम थे। एबीएन एमरो था उस वक्त, आयक्स थे, उसके बाद शेल वाले थे, उसके बाद क्रोल्स बियर थे, तो डिफरेंट कंपनी। उनको उनके लोगो ऊपर लगा के हाँ, आप दे वो रहे थे? काफी स्कीमें चल रही थी मार्केट में कि ये लो तो ये फ्री मिल जाएगा, बाल फ्री है। अच्छा, प्रमोशनल मटेरियल एज अ बिजनेस बाल था। शेल के साथ स्कीम थी कि 3 दफा आप पेट्रोल डलवाओ तो आपको एक मुल्क का बाल फ्री, एक का टाइम में। इटली के बाल थे, हालैंड के, वो बड़ा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, और तो हर आपने पेट्रोल पंप पे था। किसी ये जो होती हैं कंपटीशंस वगैरह, जैसे एरेडिफिसी होगी, लीग्स होती हैं, इनको भी कभी बाल प्रोवाइड किए? नहीं, वहाँ हम नहीं पहुँच सके क्योंकि वो हमारा थोड़ा डर्बी स्टार के साथ इशू क्लैश हो गया था। उन्होंने हम वहाँ से भी हमारी कंपनी थोड़ी डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास छोटी लीगें थी काफ़ी, जैसे डोबो थी फैनीडाल की, काफ़ी स्पाइकन बरक थी, नाइमेखन थी। तो लेकिन बड़ी लीगों की तरफ जब आने का टाइम आया तो वो लोग जाग गए, तो उन्होंने हमें काफ़ी डाउन किया, प्राइस वाइज भी, और गाहकों को भी थोड़ा कहा कि ना लो। उन्होंने ऑप्शन दिया कि जोया या डर्बी स्टार। हाँ, तो बता रहे थे ना कि वो उन्होंने ऑप्शन दिया जितनी भी लीग थी या शॉप्स थे कि शॉप वालों को, जो डीलर थे या शहरों में, आपका फुटबॉल खरीदें या उनका, अगर उनका खरीदेंगे तो आपका ना खरीदें, और आपका खरीदें तो उनको ऑप्शन दे दिया डीलर। जैसे अभी हम भी ऐसे करते हैं। हम अभी हमारा जो अर्नम का डीलर है या क्रोनिंग का, अगर वो दूसरा कोई चीज़ प्रमोट करता है तो हम उसको फौरी मना करते हैं कि हमारे ब्रांड के मुकाबले पे दूसरा ब्रांड नहीं लेके आओ। अच्छा, चलो इसके बारे में मैं बाद में क्वेश्चन। लेकिन एक कंपनी टेक्निक होती है ना कि जो स्ट्रांग होते हैं वो छोटे को उठने नहीं देते, तो ये तो नॉर्मल है, इसको कोई
तो फिर आपने फुटबॉल की दुनिया में, यानी कि वो जब आपका डाउन जाने लगा, क्योंकि एक तो क्लैश हो गई थी आपकी डर्बी के साथ, हाँ जी, वो भी चल रही थी, सेशन भी आ गई, रिसेशन भी आ गई, और उसके अलावा आपने और भी एक रीजन बताया था कि यही 2 रीजन थे। ये 2 ही रीजन थे, और अच्छा। कोई रीजन नहीं था। फिर आपने सोचा कि चलो अब क्या करें? अब यही था कि पैसे बहुत कमा लिए थे, अच्छा। तो पैसों का कोई मुशर्रफ नहीं था। पाकिस्तान से प्रेशर था कि डिफेंस में कोटी लो, हमारी इज्जत बनाओ। तो फैमिली कह रही थी कि भाई, फैमिली को ख्वाहिश होती है ना बहनों की, फादर की, कि अब बेटा सक्सेस हो गया, इधर भी लात पिंडों में भी ख्वाहिश होती है कि एक सबसे बड़ा टैंकी, सबसे चाहे उसमें मजे बनी हो, बात है वो। लेकिन एक ट्रेडिशन है, एक ख्वाहिश होती है माँ बाप की भी कि बेटा लात सीन करे कि मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत अचीव कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें करूंगा, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो लोग जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी कोठियां बना के फिर उसमें ना जाते हैं, कुछ मजेबंदी होती है, उसके बारे में कुछ शॉर्ट सा बोलना चाहेंगे? ऐसा करना चाहिए कि नहीं? वो लोग ऐसे बिजनेसमैन नहीं होते ना, वो लोग उनको पता नहीं होता कि पैसे का करना क्या। अपने प्राइड के पीछे दौड़ रहे होते हैं। प्राइड भी होती है, और जो नौकरी पेशा बंदा है उसने वही पैसे इकट्ठे करके उसने एक चीज बना लेनी है, और उसके ज़हन में डाला जाता है, औरतों के ज़हन में डाला जाता है कि सोना ले लो। चाहे वो लूटता आके उसको वही जो हो, वो क्या ज्वेलर होता है, जब जाती है तो उसको मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा टाइम उसको कहते रहते हैं रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। तो यहाँ फिर वो पाकिस्तानी जो कल्चर है, या फिर बंदों के ज़हन में डाला जाता है कि प्रॉपर्टी ले लो, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, मुश्किल वक्त में बेच के काम आ जाएगी, रह लोगे आके। जबकि उस पैसे का आप अगर बिजनेस शुरू करें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। हाँ जी, तो मैंने वो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया। आपने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने वो जितने मेरे पास पैसे थे वो मैंने एक बड़ा जुआ खेला उसको मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की जीरो से। क्या किया? बॉक्सिंग की कंपनी खड़ी की, 2 सेल्समैन रखे, गाड़ियां ली, 2-3 कंटेनर ऑर्डर किए बॉक्सिंग के। थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करें कि बॉक्सिंग की कंपनी कैसे खड़ी की, यानी कि क्या ऐसी ही खड़ी होती है ना कि आपको स्टॉक चाहिए था बहुत बड़ा जी। नेदरलैंड्स में खड़ी की या क्या? नेदरलैंड्स में खड़ी की, पाकिस्तान में खड़ी की अजीज साहब के साथ मिलके, क्योंकि जब फुटबॉल हमारी कंपनी खत्म हुई तो हमारे पास 3-4 हाल थे बड़े पाकिस्तान में। पाकिस्तान जी, जहाँ पे फुटबॉल बनते थे, वो बहुत बड़ा सेटअप था। आप बता रहे थे ना कि जो कंपनी आपको फुटबॉल प्रोवाइड करती थी पाकिस्तान से, क्योंकि आपके पास काम नहीं रहा तो उनके पास भी काम नहीं खत्म हो गया ना, तो फिर आप जैसे वो आपको सप्लाई करते थे, आपने और उनने मिल के सोचा कि फिर अब नेक्स्ट क्या करना है? हाँ जी, तो हमने उनके साथ यही सोचा कि अब आगे कैसे चलनी है जिंदगी, क्योंकि फुटबॉल कम हो गए थे जी। तो फिर हमने कहा कि उनके पास हाल थे, मेरे पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी, तो मैंने कहा कि अब हमारा कोई पेपर पे एग्रीमेंट नहीं है, 18 साल हो गए, तो ये सब हमारा ट्रस्ट पे है। और जो इधर भी मेरा जो कहा कि सबसे बड़ा जो अर्नब में बैठा हुआ है उसका बेटा वो ओवर नेम कर गया, वो खुद पेंशन पे चला गया, तो उससे हमने एग्रीमेंट किया था। हमने दोनों ने मिलके पेन से 9 लेटर लिखे थे कि ये हमारी बाउंड्रीज हैं बिजनेस। वो हमारा पार्टनर था उस ज़माने में, तो अब उसने अपने फ्रेंचाइजें खोलनी है दुकानें, तो हम ही उसको देते हैं क्योंकि तो, लेकिन सब ट्रस्ट बेस पे था सारा, और अब माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। अच्छा, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपने पाकिस्तान जाके उस मशीनें लगाई, बंदे रखे, मशीनें लगाई, और ये क्यों सोचा कि मैंने अपनी फैमिली को भेजा, मेरे भाई को, मेरे बहनों को, उनके बच्चों को, कि हम इसको एक जॉइंट वेंचर करते हैं। और ये क्यों सोचा कि मैंने किक बॉक्सिंग में आना है? क्योंकि मेरे जो कुछ काफ़ी जो ग्राहक थे वो फुटबॉल के साथ उनकी बॉक्सिंग की भी अवधेलिंगे थी। अच्छा, वो बेच रहे थे, ऑलरेडी थोड़ा बहुत ले रहे थे, मेरे से ले रहे थे काफी। तो आपका ये ऑलरेडी साइड बिजनेस चल रहा था? हाँ जी, ये चल रहा था मेरा काफी। तो आपको पोटेंशियल नजर आई तो आपने बोला कि चलो इसी को अब बड़ा करें। हाँ जी, और तो मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, ये 2 ही काम थे मेरे। एक मेरा फुटबॉल बेचता था साथ में, और ये बॉक्सिंग के थोड़े बहुत कंटेनर में बेचता था उधर जो यही ग्राहकों को ना। वही कि लाइफ में जो होता है ना कि मैं अपने बेटे को भी कहानी सुनाता हूँ, तारिक बिन ज़ियाद की, कि वो जब स्पेन आया था तो उसने सबसे पहला काम ये किया था, किश्तियाँ जलाई थी जी, तो ताकि जो मेरे बंदे हैं उनको पीछे नज़र ना आए कि वो ये ना लड़ाई हार जाए, तो किश्तियों में बैठ के आराम से चले जाए।
तो यही फार्मूला मैंने हमेशा रखा अपने लिए, ये डू और डाई करना, डू एंड डाई, क्योंकि लाइफ में आपको बार बार चांस नहीं मिलता, और आप कितने लाइफ में। तो यानी कि जो आपने पैसे कमाए थे इससे फुटबॉल से, वो आपने पैसे इन्वेस्ट किए एक नई फैक्ट्री में पाकिस्तान जो किक बॉक्सिंग गियर बनाती है आपके लिए। अभी तक 18 साल हो गए हैं वो हमारे पर। फिर आपने आपके ऑलरेडी 2-3 क्लाइंट थे, और इसको बड़ा कैसे किया फिर अभी? तो वही बताया, फिर 2 सेल्समैन रखे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सिचुएशन ऐसी की थी कि मेरा बेटा भी आ गया था, तो मेरी मिसेस थोड़ी कम बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही थी, काफी कोशिश कर रही थी। कौन से साल की बात है? ये 2008 की बात है। अच्छा, उस वक्त आपका बेटा कितने साल का? 4 साल का था। 4 साल का था। 4 साल का। तो वो फिर थोड़ा सा बेटे का भी इशू था और आने जाने, तो फिर मैंने कहा कि बेटर है कि डच बंद ही रखते हैं, वही शॉपों पे जाएं, वही बेचें, ताकि क्योंकि क्लब बहुत है हालैंड में किक बॉक्सिंग के। अच्छा, ये वो टाइम है जब K1 जो है वो पीक पे थी। पहला फाइटर जो मैंने K1 स्पॉन्सर किया, रेमी बुनियास्की, गूगल पे जाके रेमी बुनियास्की तो 2008 में मेरे ख्याल से पीक पे था ना? पीक पे था वो, पीक पे था बिल्कुल। उसने जापान में फाइट की थी, पहली दफा हमारे कपड़े पहन के कच्चा और चीजें। और गए थे साथ? नहीं, हमने फोटो शूट किया था उसका। और ये रेमी बुनियास्की को किया था? इस वक्त वो रेमी हालैंड में सबसे बदर का थोड़ा इमेज थोड़ा गलत था। अच्छा, वो ब्रांड के साथ पास नहीं करता था, तो रेमी और मेल्फर मनूफ ये 2 हमने फाइटर स्पॉन्सर किए थे। अच्छा, तो वो सही थे। कितने साल आप उसके स्पॉन्सर हैं? रेमी अभी तक हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अभी तक स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एकेडमी भी है ना? उसकी एकेडमी अब 2 खुली है, 1000-1500 बंदा ट्रेन करता है, तो वो भी फुल हम उसको करते हैं। आप ट्रेन करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है कि आपके गियर वहाँ यूज होते हैं? पहले तो एकेडमी को डेवलप करना होता है, बैग से वो। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरे गेस्ट के साथ बातचीत का मजा आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे इतना बड़ा मेरा चैनल होगा और इतने ही मैं अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए ला सकूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते हैं जी बैक टू द इंटरव्यू। अभी इस टाइम तो देखिए, जब तक वो फाइट करता था तो वो हर फाइट पे हम लोग उसको पैसे देते थे, वो हमारे कपड़े पहन के आता था। अच्छा। और हमें प्रमोट करता था, और ये वो फोटो शूट हम उसके वेबसाइट पे यूज करते थे, और जैसे पोस्टर्स होते हैं। बताना चाहेंगे कि एक स्पॉन्सर कितने का होता था उस जमाने में? पहला जो स्पॉन्सर था वो 8000 यूरो लगा था, सिर्फ एक फाइट का। एक फाइट का। और उसमें उसने क्या करना था? उसने सिर्फ कच्चा पहनना था। आपका कच्चा पहनना था बस। और ग्लव्स? ग्लव वो K1 के थे। वो अच्छा, वो नहीं होते किसी ब्रांड के? वो नहीं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जापान था उसका हमें कोई फायदा नहीं था। तो ये जो डील थी 8,000 की, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी डील? बहुत थी। लेकिन उसके बाद भी हमने जो यूरो स्पोर्ट्स के साथ भी डील की थी, साथ ही इस्लाम वर्सेस नीदरलैंड। ये सबसे बड़ा इवेंट होता था हालैंड में। कौन सा? नीदरलैंड वर्सेस थाईलैंड। स्लैम जैसे अभी ग्लोरी है ना, उस वक्त स्लैम होता था। अच्छा। तो स्लैम वाले थे, वो टीवी पे शो करते थे हर महीने, तो वो यूरो स्पोर्ट पे आता था। तो उस पे हमने कहा था कि पूरा शो 100% जोया होगा, मैच, रेफरीज, प्लेयर, सब ने आपके कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें जोया ना होना। मसलन हर चीज। उसमें कितने? उसमें हमने 11,000 दिए थे उनको। इधर ये अजमेर में ही टॉप सेंटर में होता था। अभी भी हो रहा है। बात है ये 2008 में सब कुछ एक ही टाइम पे सब। अच्छा, हालैंड पूरा हमने घेर लिया। अभी आपकी स्टोरी आगे मजीद बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो ब्रांड है यहाँ आने लगा, फिर आपने 2 सेल्समैन लिए। सेल्समैन जो जाते थे आपके गियर क्लबों में डिलीवर करते थे। 2008 में अगर जब आप मतलब नए नए आए थे इस बिजनेस में, तो सीधा बुनियास्की को जाके स्पॉन्सर कर दिया? सही है। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने भी एलेक्स परेरा को स्पॉन्सर किया। वो भी उसका, हाँ जी, वो एलेक्स परेरा के 7 मिलियन फॉलोअर हैं। 7 मिलियन फॉलोअर। और वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा UFC फाइटर है। अच्छा, आप UFC के भी गियर बनाते हैं? हाँ जी, UFC के। और अगर आप एलेक्स परेरा का इंस्टाग्राम चेक करें तो वो फुल है जोया के साथ। सही है। तो ऐसे ही बताना चाहेंगे? हाँ जी, वो भी बता सकते हैं। मेरा बेटा जहाज पे, हम पाकिस्तान जा रहे थे पिछले साल, तो वो बिजनेस में उसका जस्ट स्टार्ट था। मैं पाकिस्तान, हम फैक्ट्री लेके जाते हैं, उसे कहते हैं नीचे से काम शुरू करो, ऊपर तक सारा सीखो, मटेरियल देखो, ये मोटरसाइकिलों में बैठो, पीछे लेबर कैसे जाती है,
मटेरियल पाकिस्तान का कल्चर को जैसे सिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो नीचे लेवल से ना प्रिंटिंग कैसे होती है, मटेरियल की पहचान, फॉर्म की पहचान, तो वो सारा नीचे लेवल से हम उनको काम सिखाते हैं। अच्छा। जीरो से। तो वो जहाज में गया तो कहता है कि मैं RX Pereira को स्पॉन्सर करना है, तो RX Pereira को स्पॉन्सर करना 6-7 लाख यूरो का काम है। तो उसने ये क्यों बोला कि मैंने अचानक, क्योंकि RX Pereira ऐसे ही है ना, जैसे अभी आप क्रिकेट में क्या है, मैं शायद अफरीदी से शुरू करना है। अच्छा। या अभी नसीम शाह से शुरू करना है, कि बस एक टारगेट रखा ना, मतलब कि इस खिलाड़ी को मैंने पहले लेके आना है, तो उसने टारगेट रखा कि मैंने आलस को लेके आना है। वही बात होगी ना जो आपने शुरू में बोला कि अपने टारगेट नहीं ऊंचे रखो कि आपको मतलब गधे की तरह काम करना तो वो फिर हमने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, 7 लाख यूरो का टिका है, ये हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे में इतनी नहीं जान कि हम उसको दें। तो लेकिन उसने विद इन ईयर इसको अचीव कर लिया कि विद इन ईयर 6-7 लाख का टीका। ये क्या एक मैच के लिए होता है, एक सीजन के लिए होता है, एक साल के लिए होता है? नहीं, वो महीने का होता है कुछ ना, क्योंकि एक महीने के लिए 6-7 लाख? नहीं, महीने का नहीं, साल का है, सॉरी, 70-80 हजार महीने का होता है। 70-80 हजार यूरो एक महीने का? हाँ जी, नॉर्मल RX Pereira, आप उसका इंस्टाग्राम चेक करें, उसका अपना प्लेन है, चार्टर प्लेन पे वो फिरता है। उसको तो लोग की वजह से जा रहा है वो। नहीं, उसके पास और स्पॉन्सर काफी हैं, बड़े वर्ल्ड वाइड स्पॉन्सर हैं। तो अभी क्या आपके ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वो हमारे ग्लव, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, सही पूछे तो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने उसको ऐसा आइडिया दिया जो मैं जैसे लोगों को आइडिया, मेरे बेटे ने उसको आइडिया दिया कि तू इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड दुनिया में तुझे लोग जानते हैं, तो तेरे नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। एज अ लेजेंड कोई तेरे ग्लव से नहीं खेलता, तेरा नाम कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। तो उसने मेरे बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मेरे ब्रांड बनाओ वर्ल्ड वाइड। तो वो परेरा नाम की जो है ये आप बनाते हैं उसको? हाँ जी, ये जो परेरा है सारा ये पड़ा हुआ है, तो ये उसने मेरे बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन मेरे बेटे ने आगे से शर्त रखी कि मैं बनाऊंगा लेकिन जोया होना चाहिए। तो परेरा क्या है फिर? परेरा उसका नाम है, उसकी शिनाख्त है, उसका बैक नेम है, जैसे हमारा बैक नेम। हाँ, जैसे फुटबॉलर्स होते हैं मिसाल के तौर पे टी शर्ट है नाइक की और वो कोलैबोरेशन होती है ना, कोलैबोरेशन उसने हमारे साथ की है। अच्छा। तो हर क्लब पे हम उसको बहुत भारी रकम देते हैं, जो भी क्लब उसका वर्ल्ड वाइड बिकता है। तो वो अमेरिका में भी पड़े हुए स्टॉक में, हालैंड में भी, न्यूजीलैंड में भी, पूरे वर्ल्ड वाइड पड़े हुए। हमने ना एक जंप ले लिया, आपने बोला, फिर आपने 2 सेल्समैन रखे, उसके बाद हमने जंप ले लिया, इतना बड़ा बीच में स्टोरी बोल, वो थोड़ी सी बताए ना। स्टोरी यही थी, फिर हार्ड वर्क था, तो लेकिन पैसे के लिए काम नहीं किया सारी उम्र। यही ट्विस्ट है सारी कहानी में कि पैसे के लिए मसलन लोग वो कहते हैं ना, एक ज़्यादा फिल्में नहीं देखते, कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन एक तो वो सलमान खान वाली मैंने आपको बात बताई, वो मुझे मेरे जहन में फंस गई, और दूसरा एक और मेरे जहन में फंसी बात के, वो एक गाना है कि वो चला मैं ढूंढने जब वफा लेके चला तो पता लगा लेके पता गलत पता लेके चला, इस तरह कुछ। मैं भी उसके लिरिक्स एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन समझ आ गया। हाँ, तो कहते हैं कि मैं पता लगा कि मैं पता गलत लेके निकला। चला। तो ये जो स्टोरी है कि लोग जो थोड़े बहुत जेलस है, उनको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। जैसे आप बता रहे हैं, आप पैसे के पीछे नहीं भागे, तो किस लिए कर रहे हैं? एट द एंड जो बिजनेस होता है उसका यही होता है कि भाई जो P&L है, जो आपका, जो आपने पैसे कितने कमाने हैं, प्रॉफिट कैसे करना। हाँ। लेकिन ये जो आप देखें, जैसे बड़े लोग हैं, खैर उस तक शायद ना पहुंच सके उस लेवल तक, लेकिन जैसे फेसबुक वाला है, तो आपकी नजर में वो पैसे के लिए काम कर रहा है, RX मार्क्स है, वो पैसे के लिए शायद ना ही कर रहा हो, लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं थे तब तो पैसे ही के लिए कर रहा होगा ना। अब भी तो वो बड़ा ही रहना चाहता है और पावर रखना चाहता है, और मतलब जब जिस तरह बड़े होते जाते हैं, आपका स्विच हो जाता है मेरे ख्याल से, पैसे को छोड़ के आप जो है वो पावर के पीछे भागने लगते हैं। पावर भी नहीं होती, एक मजा होता है काम करने का, एक वो एज ए मुस्लिम आप कह लें, हक लाल की कमाई का भी अपना मजा है, आप किसी का धोखा ना करो। अभी आप वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे नीचे कोई कमेंट लिखते हैं, ये तो मेरे पैसे खा के भागा हुआ है। सही है। तो देखे ना, ये चीजें
आप मसलन ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए बिजनेसमैन के। आपको हर बंदे का, मैंने हमेशा जो जिस बंदे ने कहा है ना कि गाहक होगा गोरा या पाकिस्तानी जी। किसी ने मुझे कहा है कि यार काफ़ी लोगों को वैसे भी काम करना पड़ जाता है, कभी सियालकोट में सारी चीज़ें नहीं बन सकती, तो अक्सर लोग गलत चीज़ें भेज देते थे, चीज़ सही नहीं भेज, क्वालिटी सही नहीं, तो उसको वो भी पैसे देते थे और भी थोड़े बहुत मांगता था वो भी देते थे कि ये ना हो कि ये बाद में कहे कि वो मैं है ना बहाना बना के तो मेरी चीज़ ले भी लिए तो पैसे भी नहीं देते। सही है। आप मतलब आप उनको सेटिस्फाई करते थे कि तुम्हें, जब जिससे काम छोड़ना होता था उसको ज्यादा सेटिस्फाई करते थे कि ताकि बाद में ये ना सोचे कि मेरे पैसे ना लेके भाग गया हो ये बंदा। तो सही। अभी आते हैं बैग उस मैं अभी तक उसी में थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ कि जब दो सेल्समैन ने आपने रखे, उन्होंने फिर डिफरेंट दुकानों में जाके आपका ब्रांड प्रमोट किया, करते 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 आप फिर मतलब उसके बाद क्या हुआ? ब्रांड जब थोड़ा बड़ा होने लगा, ब्रांड बड़ा होने लगा तो एडिडास आ गया। अच्छा। एडिडास भी बनाता है? अरे एडिडास को भी आइडिया आ गया कि मैं भी बॉक्सिंग करता हूँ। अच्छा। ये 2011 की बात है। अच्छा। तो उन्होंने एडिडास का पहले थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन हालैंड में उनको आइडिया है कि अब हालैंड में भी एडिडास बॉक्सिंग होनी चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग तो मेरे किक बॉक्सिंग खास करके हॉलैंड में सबसे बड़ी मेरे ख्याल से दुनिया में, कि नहीं? हाँ जी। तो एडिडास ने भी फिर हमारी तरह, वो भी बड़े ब्रांड है, वो भी छोटे लेवल पे काम नहीं करते, तो उन्होंने भी एक तो हमारे से थोड़ी मिस्टेक हो गई था, हमें था कि एडिडास बॉक्सिंग में नहीं है, तो हमारे ट्रैक सूट में थोड़ी 2 लाइनें लगी हुई थी, 3 नहीं लगी हुई थी, तो जेन में नहीं होता ना, हमने कहा 2 लाइनें कौन पकड़ेगा या कोई मसला नहीं, लेकिन वो एडिडास आ गया मार्केट में, उसने हम पे केस किया डायरेक्ट, काफ़ी बड़ा केस था, तो कि ये मेरे से मिलता जुलते कपड़े बनाए हैं इन्होंने, तो जबकि हमारा कोई ऐसा टेंस नहीं था। अच्छा, आपने जानबूझ के नहीं किया? जानबूझ के नहीं किया था ना, हमें कोई हमें एडिडास था ही नहीं बॉक्सिंग में। अच्छा। तो हमें अपने स्टाफ का पूमा भी 4 लाइनें लगाता है, काफ़ी ब्रांड लगाते हैं, लेकिन जो काबू आ जाए तो वो फिर बंदा रेफ्तर को ये तो नहीं कह सकता कि वो उसने लगाए। तो सही है। तो फिर क्या बना उसका? और उन्होंने हमारे सेल्समैन को भी ले लिए, जो हमारा अच्छा सेल्समैन था, उसको अच्छी ऑफर की, वो उधर निकल गया। तो हम लोग क्रिसिस में आए उस वक्त, ये 2011-12 की बात है। अच्छा। तो सेल्समैन थोड़ा तेज था, उसने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए कि हम लीगली भी फंस गए बड़े बुरे। तो आप लीगली फंस गए? हाँ जी। तो वो क्योंकि जब ये इतनी बड़ी गेम होती है फिर, और क्योंकि प्लान यही था कि जैसे हमने शुरू किया था ना कि हमने कहा था सबको ख़त्म करते हैं, जोया इज़ द ब्रांड, और हमने एडिडास अभी फिर ख़त्म किया, अभी करवाया, एडिडास छोड़ के आया हालैंड ये पिछले साल। एडिडास का सब कोई डीलर नहीं है हालैंड में। क्या वजह है इसकी? जोया बिकता है जोया ज़्यादा जोया बिकता है। हमने उनको बहुत टफ टाइम दिया, तो उन्होंने ये 2000 तो केस वगैरह जो हुए थे वो तो 2000 जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने हमारे स्टाइल से शुरू किया, उन्होंने हमसे 5 गुना बड़ा वेयर हाउस खोला सीतट में, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टाइल से शुरू किया ब्रांड। सेल्समैन हमारा उधर चला गया, तो क्रिसिस में हम थे, लेकिन उसमें यह था कि फिर मुकाबला चलता रहा काफ़ी साल। हम लोग को कोई, आपको कोई ये जो केस हुआ था, कोई पैसे भी देने पड़े? हम लोग हार गए थे, पैसे दिए हमने, तो हारे नहीं थे। थोड़े अर्सा लड़ने के बाद मैंने कहा कि फोकस मेरा ख़राब हो रहा है, तो बेटर है कि हम सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जोया नाम पे भी हमने सेटलमेंट की थी। ये भी जो जोया का नाम था ये है मेरा फैमिली नेम, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांड है MBT शूज़ का बहुत बड़ा स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा। तो उसके बेटे को कहीं ख्याल आया कि मैं ब्रांड खोलता हूँ, तो उसने भी उसका नाम जोया रख दिया ना। अच्छा। तो हाँ, पहले आपने यूज़ किया था? पहले हम, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि रजिस्टर नहीं कराया था आपने? नहीं, रजिस्टर था हमारा, हालैंड में रजिस्टर था, तो नहीं तो वो फिर तो कहानी ख़त्म थी ना, रजिस्टर ना कराया होता तो। लेकिन उसने वर्ल्ड वाइड रजिस्टर कराया। अच्छा अच्छा। तो उसने हालैंड को नहीं छेड़ा, उसने थोड़ा जानबूझ के किया ताकि आप बाहर ना निकल सके। हाँ, तो जब हम लोग थोड़ी ग्रो की, तो हमने कहा हमने भी जर्मनी में रजिस्टर करना है। तो जब जर्मनी में रजिस्टर किया तो उसने आगे से ब्लॉक लगा दिया, कनाडा में भी ब्लॉक लगा दिया, अमेरिका में ब्लॉक लगा दिया। तो सेम नाम था उसका जोया? हाँ जी, सेम था हम दोनों का। और ये स्ट्रेटेजिकली उसने जानबूझ के ये नाम हाँ जी, उन्होंने मसलन उनके पैसा बढ़ा था ना उस बंदे के पास। अच्छा। तो उसने जानबूझ के वो उसको जो लीगल ने कहा कि छोटा मोटा ब्रांड है, ख़त्म हो जाएगा थोड़े अरसे में, तो उन्होंने इधर नहीं छेड़ा हमें।
तो उन्होंने बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड रजिस्टर करा लिया ब्रांड को। तो फिर ये हमारा केस चला इधर जर्मनी में कोर्ट में काफ़ी अर्सा। अच्छा। तो लेकिन यहाँ पे वो बनवासी वाला काम पॉलिटिक्स की बात आ जाती है, लेकिन वो अन्नी तो नहीं पई हुई ना, तो उसमें फिर रेक्टर ने यही डिसाइड किया कि क्योंकि ब्रांड इन्होंने पहले सोचा था और इन्होंने काम किया इसके ऊपर और इन्होंने बाद में बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग सेटलमेंट कर लो आपस में। अच्छा। तो उस ब्रांड के साथ तो फिर हम लोग कोर्ट में सेटलमेंट हुई। ये कोई 15 साल हो गए कि वो लोग कभी ट्रैक सूट नहीं बना सकते, कभी बॉक्सिंग नहीं बना सकते, और हम लोग सिर्फ एक शूज़ नहीं बना सकते, वो लोग प्रमोट करते हैं। उन्होंने इससे आगे एक दूसरे से पैसे भी ले दिए या नहीं, मैं इसी पे खुश हो गया कि मुझे और आगे सर कपाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं केसों से बड़ा घबराता। हाँ। और ये आदिदास को कितनी सेटलमेंट दी थी? वो हम बता नहीं सकते ना। अच्छा, क्योंकि वो हमने डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे तो उस वक्त तो मामला खत्म करने के मतलब नेड़े गल मुक्की सी काफी ठीक ही थी। इतनी नेड़े नहीं थी आदिदास तो। लेकिन वो झटका लगा आपकी कंपनी को? हाँ जी, झटका लगा वो काफी। वो सेटलमेंट और सेल्समैन और सबक भी सीखा? नहीं, सबक तो कभी भी नहीं सीखा। सबक सीखा तो बिजनेस छोड़ देते ना। इस सबक सीखने से मतलब कि भाई आइंदा जो हमने करना है वो जो लीगल तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, फलाना कराना है, टिंगे कराना है, ताकि हम आगे ग्रो सकें। ये था तो सारा लीगल था, लेकिन वो लोग स्ट्रांग थे ना। अच्छा। वो अगर आप वहाँ पे भी कोई कंपनी केस करते बड़ी जैसे नाइक है या तो वो आप जितने भी लीगल हो तो वो क्या कर सकते हैं आप। अच्छा। उस वक्त हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम उनको सही जवाब दे सकते। जो पावर बहुत ही जर्मनी से होती है, उनकी टीम बड़ी होती है, उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। क्योंकि वो केस एडिडास फुटबॉल की तरफ से आया था। एडिडास फुटबॉल बहुत बड़ा। अच्छा सुहेल भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप कैमरे में देख के प्लीज जवाब देना। जो लोग है ना, आप देखेंगे 80% कैमरे में प्लीज देखना, 80% जो यंगस्टर्स है ना वो सोचते हैं कि मैंने बिजनेस करना, उनके पास आइडिया भी होता है, लेकिन वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि मैंने परफेक्शन, एक बार सब सेटल हो जाएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। आप इस हक में कि बिल्कुल सब कुछ सेटल करके, हर चीज सेटल मतलब करके बिजनेस शुरू करना चाहिए, या आप इस हक में कि बिजनेस शुरू करो तो साथ साथ देखते जाएंगे कि भाई जो क्या क्या सेटल करना? देखिए, सेटल तो सारी उम्र नहीं होता। अभी आप घर में आते हैं तो हमेशा काम निकलता रहता है, उसमें सेटल तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो होता है ना बिजनेसमैन, जिसने बिजनेस करना होता है, वो एक किस्म के अपने साथ कमिटमेंट होती है, तो उसमें आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना अगर आपने आगे चलना है तो इन दो जो मेथड्स हैं, इसमें कौन सा आपका ज्यादा मैच करता है आपके साथ? कि भाई साथ साथ देखते जाएंगे या सब सेटल करके निकलना चाहिए, जो अभी इतना एक्सपीरियंस है आपका बिजनेस का? तो वो तो कोई भी आपको, जो लोग बड़े बिजनेस में है वो कभी भी आपको नहीं कहेगा बिजनेस। लेकिन जो कंपटीटर है वो वेट नहीं कर रहा। जिसने बॉक्सिंग क्लब बनाना है, जैसे मैं वेट नहीं कर रहा। मेरी प्रोडक्शन चल रही है, मेरा काम चल रहा है ना, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं मैं सारा कुछ सही करूंगा तो टाइम तो गुजर रहा है। जो आपके अगेंस्ट लोग हैं वो तो आपका वेट नहीं कर रहे कि जब ये पूरा सही से हो जाएगा फिर हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। यानी कि दूसरा जो मैंने मेथड बताया कि काम शुरू करो और साथ साथ देखते जाएंगे क्या क्या बेहतर। आप ऐसे सोचे ना कि आपका हर मिनट जो है वो जाया हो गया, वो आपका आगे सक्सेस में दूसरी कंपनी आगे बढ़ रही है, दूसरी कंपनी आगे बढ़ रही है। जो आपका हर सेकंड है, हर मिनट है, वो आपके जो कंपटीटर है वो तो जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं सारा कुछ बैठ के। अच्छा चले, हमारी जो कन्वर्सेशन है इतनी तेजी से चल रही है कि वो जो एक स्टेप था ना कि शुरू से एंड तक जाना है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आपने बदर हारी है जो, उसको कभी नहीं सोचा कि यार इसको करें? चलो इमेज तो उसकी थोड़ी खराब थी, लेकिन है तो मुसलमान या अपना कुछ। हाँ जी, नहीं बताया कि मेरे पास मैसेज पड़े हैं जरूर लेकिन बदर हारी को मैं तब से जानता हूँ जब हम लोग इकट्ठे शौरमा खाते थे एम्स्टर्डम में, शौरमा जाक में। ये हमारा लेवल था बिजनेस में। हाँ, जिस मतलब बदर हारी तो 18 साल का था, मैं 22-23 साल का था। तो हम लोग शौरमा जाक में बैठे होते थे तो शौरमा खा रहे थे। उस वक्त बदर हारी नहीं था और जोया नहीं था। तो ये तो अभी भी मुलाकात वगैरह होती रहती? नहीं, वो राकेश शिफ्ट हो गया, बातचीत भी नहीं होती अब कम हो गया। लास्ट अब इधर था उस वक्त, यानी कि अब लिफ्ट शिफ्ट कराता है या चेंज हो गया? नहीं, लिफ्ट क्यों नहीं कराएगा हम उससे लेकिन आप दोनों की जर्नी बड़ी है ना, तो शायद आपको तो लिफ्ट कराता हो, लेकिन
क्योंकि इतना बड़ा हो गया वो, लेकिन बदारी का कोई पता नहीं कब मुक्का मारते आप लोगों को। तो उसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा वो हमें पता होता है कि किस फाइट, नहीं बात क्या करनी, लेकिन ये होता है कि आप इस बिजनेस में, हर बिजनेस में आप अगले को रिस्पेक्ट दें, अगले, क्योंकि आप जब आप फाइटर को घेरते हैं ना, फाइटर को नहीं घेरते आप, उसके मुहिम सारी, उसकी बहन को, उसके ट्रेनर को, उसके बेटों को, सबको साथ उसको सबको पसंद। जैसे अभी मेरा बेटा गया आलस के लिए, उसने आलस के बेटों के लिए चीजें, आलस की बहन के लिए चीजें, आलस के ट्रेनर के लिए चीजें, आलस का दोस्तों के लिए चीजें। तो वो एक किस्म का एक बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्योंकि अदरवाइज तो वो, अगर आप उसको कहेंगे ठीक है मैंने उसे स्पॉन्सर करना, वो कहेगा लाओ €1,00,000 महीने का, तो आप उसको एज अ फ्रेंड लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इतने फाइटरों को इस लेवल पे डेली सोहेल भाई आपने स्टोरी सुनाई, आप मुझे बताएं कि आप कितने साल हो गए इस जोया को? हमें 24 ईयर हो गए। 24 ईयर, 25 सॉरी 25। माशाल्लाह। इस वक्त जोया गेर है जो किस स्टेज पे है? हॉलैंड में कितनी बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी है या वन ऑफ द? नहीं, हॉलैंड में कोई रोला नहीं है, हॉलैंड में सबसे बड़ी है, सबसे बड़े। और इस वक्त आप किस स्टेज पे हैं? फॉर एग्जांपल में अगर आप फिगर्स में, वर्ल्ड वाइड में 10वें नंबर पे क्या है? वर्ल्ड वाइड जितनी भी किक बॉक्सिंग की, सिर्फ किक बॉक्सिंग, MMA मेरा फोकस अब MMA हम कन्वर्ट कर, क्योंकि UFC ज्यादा चाम है, उसमें ज्यादा लोग MMA में ज्यादा पैसे भी हैं, लेकिन लोग जो MMA से किक बॉक्सर ज्यादा MMA की तरफ जा रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। और किक बॉक्सिंग मेरे ख्याल से ज्यादातर सिर्फ नेदरलैंड्स में ही होती है। नहीं, वर्ल्ड वाइड है। हमारी ये किक बॉक्सिंग थाईलैंड से आती है मेन, उनके कल्चर म्यू थाई कहते हैं वहाँ पे, वो उनका मजहब में है। जैसे ये जो हिंदू होते हैं इनके कल्चर में होता है, गीता गाते हैं ना, हाँ, गाने वाले, इनको गाना चाहिए होता है, इनके कल्चर में गाना है। तो किक बॉक्सिंग उनके मजहब के अंदर है, तो वो एक ट्रेडिशन है, हर गांव में एक किक बॉक्सिंग जिम है। तो वहां से जो किक बॉक्सिंग वहां पे 70-80 साल पहले की चल रही, जो पहले क्लब बने हैं ट्विंस और वो सारे थाईलैंड में बने, और उनका लेवल यहाँ पे है क्वालिटी में, हम लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तान में जो चीज बनती है। तो आप जिस दुनिया के तकरीबन 10वें नंबर पे आपको, हाँ जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर आपकी सालाना जो उम्र है वो किस फिगर्स में आप बताना चाहेंगे? तो मिलियनों से तो ऊपर ही है। 10 मिलियन से ऊपर है या मिलियन से ऊपर? थोड़ा सा कम है 10 मिलियन से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका आने वाला फ्यूचर, लेकिन वो उसका रीजन था एक ना, हम लोगों ने जो ग्रो नहीं की उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि जो मेरा बेटा था बड़ा, उसने पहला बिजनेस वो जोया नहीं करना चाहता था, वो बॉक्सिंग में नहीं आना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? वो रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहता था, उसका दिल था कि मैं रेस्टोरेंट की चैन खोलूं। अच्छा। तो वो जब 18 साल का हुआ तो उसने रेस्टोरेंट शुरू किया उतरत में काफी, और अजमेर में। तो जब मैंने कहा कि अब एज अ फादर मैंने कहा कि मैं अब इस बिजनेस को इतना मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ पागलों की तरह, तो अगर मेरा बेटा इसको फॉलो अप नहीं करेगा तो फिर मुझे क्या जरूरत है अपने आप को एक्सपेंड करने की ना। अच्छा, तो आपने लो की पे कर दिया था बिजनेस? तो क्योंकि लो पे नहीं, नॉर्मल अपने लिए सेट रखा था। अमेरिका छोड़ दिया था, यूरोप में काफी मुल्क छोड़ दिए थे। तो अभी आप वर्ल्ड वाइड यानी कि जहाँ अगर किक बॉक्सिंग होती है आप करते हैं प्रोवाइड वहाँ आपने? अभी लास्ट 3 ईयर जब बेटा दोबारा आया बिजनेस में, उसने कहा चलो मैं जोया करता हूँ, तो फिर हमने, क्योंकि मुझे इंक्वायरी, हमारा ब्रांड बड़ा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो हमें सऊदी अरब से अभी भी नीचे फुल सऊदी अरब का माल पड़ा हुआ है, जद्दा जा रहा। तो हॉलैंड आके फिर वहाँ जा रहा है? हाँ जी, वहीं जाता है, सारा इधर जाता है या फिर कुछ मुल्कों में डायरेक्ट जाता है। अच्छा। तो उस वक्त फिर हमने काफ़ी मुल्क ख़त्म कर दिए थे, ग्रीस और ये फ्रांस, और छोड़ दिया था काफ़ी, जो डीलर थोड़े स्ट्रांग नहीं थे ना, हमने कहा कि हम हॉलैंड और जर्मनी करेंगे सिर्फ। तो अपने आप को थोड़ा, क्योंकि वो 14-15 साल से उसका फोकस भी क्लियर था कि मैंने क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है। अच्छा। तो उसने मुझे प्लान बताया हुआ था, तो उस प्लान में जोया कहीं सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए चलाता रहता हूँ। तो फिर जब उसने फिर वापस आया, उसने कहा कि मैंने भी करना है, तो फिर हमने कहा कि फिर अब चुपते पट्टो, अब फिर हमने अमेरिका फौरी किया, वहाँ से टेक ऑफ किया। हाँ जी, नहीं दोबारा अमेरिका को मियामी में ऑफिस खोले, इंग्लैंड में खोले, उसके बाद फ्रांस जो है फ्रांस खोला, उसके बाद ये 3-4 सालों में काफी
नहीं इंडिया नहीं है वो। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा, ये ब्रांड ना, क्योंकि नॉर्मली हमारा ग्लव 200 यूरो का, 100 यूरो का, तो 100 यूरो का मतलब है 30,000 रुपये का ग्लव है। शिंगट कह लें 100 क्या ये यूरो किक बॉक्सिंग है जो, और जो MMA ये एलीट लोगों की गेम है? है तो सही, है तो सही, है तो सही। आपके बच्चे भी करते हैं, आपको पता है कि एक बच्चे को किक बॉक्सिंग पढ़ाना कितना मुश्किल है, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो अभी तो मैं सिर्फ वो बेसिक ऐसे हॉबी करते हैं, लेकिन अगर वो भी बल्कि जबरदस्ती भेजना पड़ता है। अगर वो थोड़े अच्छे लेवल पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स बेटर गियर होगी, ज्यादा महंगी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा चीजें लेनी पड़ेंगी। 600-700 यूरो से कम नहीं निकलेगा काम। सोहेल भाई, आपकी ये जो अभी जिस स्टेज पे है, इससे आगे मतलब आपके बेटे इस बिजनेस को आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि आपके बिजनेस को कहाँ लेके जाया जाए? माशाल्लाह जो बेटे हैं वो भी मेरी तरह, वो क्या पाकिस्तानी लफज हैं, चुकते पट्टे अभी दोनों अमेरिका में इस वक्त। अच्छा, UFC में न्यूयॉर्क में हो रही है। क्या करने के हुए? उनकी मीटिंग्स है अलग पेरा और जो काफ़ी लोगों के साथ। सही। तो एक तो उनकी मीटिंग है, दूसरा छोटा है का पहला बिजनेस ट्रिप है, 17 ईयर का। वो तो एंजॉय करने गया होगा। नहीं एंजॉय नहीं, उस पर काफ़ी सख्ती है। वो मीटिंग्स उसको कहा है कि देखिए, वो जब शेर शिकार पे जाता है ना तो वो पहले तो खुद शिकार करता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो छोटे को कहता है तो छोटा मोटा शिकार कर ले। हाँ, या फिर आधा मार के तो कहता है अब तू उसको गा। तो हम लोग अभी यही इसको थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि तू ऑर्डर लेके आ, तो लेकिन उसको कहते हैं कि मेन उस पर ही जिम्मेदारी, प्रेशर उस पर है कि तूने अभी जाना है। कॉन्फिडेंस बहुत है माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस तो अभी वो अभी जो उसकी टांग थोड़ी उसका कोनी हल्की थी लास्ट टाइम, वो UFC करता है, MMA करता है, रेसलिंग जो है। अच्छा। तो 130 किलो वो खुद है, 60-70 किलो का। तो उसने जो पिछले दिनों मुकाबला किया वो 130 किलो का था अगला, तो उसका वजन पड़ा तो उसकी सारी टांग हल गई। तो बड़ी मुश्किल से फिर उसको दोबारा पट्टियाँ शट्टियाँ ला के देसी और फिजियो के आके अभी उसने 2 UFC फाइटरों के साथ ट्रेनिंग करनी है। वहाँ पे अमेरिका में गैल्बर है, तो वो ट्रेनिंग भी करेगा वहाँ पे मियामी में। तो साथ में वो जिमों में भी जाएगा, ऑर्डर लेके आएगा, कि जो उस पर खर्चा किया वो उसने खुद निकालना, ना निकाला तो अब्बा फिर डांटेगा तो खर्चा हो गया। असली बिजनेस में तो यही होता है ना कि जो खर्चा कर रहे हो ये खुद निकालो। हाँ, उस पर आपने तो सिर्फ एक बेस बना के दी है ना। वक्ती तो भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो फिर ना निकाले वापस तो फिर डांट पड़ती है कि तेरे खर्चा तो कितनी बार जाएगा, फ्री घूम फिर के आएगा एक बार तो? नहीं बेटा, मेरा हर 2 महीने में एक दफा जाता है अमेरिका। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान आपने फिर क्या बताया, क्या इसका आप क्या करना चाहते हैं? अभी यही कि अभी मैंने ज्यादा मेरा फोकस है कि मेरा बेटा संभाल ले। अच्छा, वो कर लेगा और जो उसका विजन होगा वो लेके चलेगा। हाँ, शुरू से अभी भी उसका वो 18 साल का जब आया तो वो इसी शर्त पे आया कि मैं अपने विजन को लेके चलूंगा। उसने सबसे पहले उसने अपनी फैक्ट्रियां अलहदा की हैं, अपनी कलेक्शनें अलहदा की हैं। उसने कहा कि जो पुरानी कलेक्शन बन रही है मैं उसके साथ काम, अपनी कलेक्शन बनाऊंगा और वही बेचूंगा। तो आप तो उसको खुला पैसा दिया, जो विजन है उस पे आप एग्री करते हैं ज्यादातर, या होता है कि यार ये क्या कर रहे हो? थोड़ी बहुत क्लैश होती है, लेकिन वो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग है अपने फैसलों में ना। और वो जो काले वो मेरे वाला ही सिस्टम, वो कहता है कमिटमेंट कर ली तो फिर अपनी भी नहीं सुननी। नहीं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो आप भी हैरान हो गए, यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसे ही है, लेकिन मैंने ये चीज़ मैंने बाकी चीज़ें तो मैंने जो आपको बताई हूँ मैं कहीं सुनी है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया ये बात ऐसे हुई थी। लेकिन ये जो मेरी अपना कॉल है, कॉलेज नहीं, जो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि इस बात को हमेशा याद रखना है, तुम्हारे पापा ने कैमरे में देख के बोले, वो यही है कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिए ना और आपने सही डिसीजन ले लिए, तो जो आपने अभी बात की थी ना कि बच्चे बिजनेस करते हैं तो वो क्यों नहीं, तो अगर आप सही डिसीजन ले रहे कि लेकिन आप लेजी हैं, आप प्लानिंग करते हैं शेख चिल्ली की तरह, उसके वो प्लान बनाते रहते हैं और आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अपने गलत फैसले को भी आप अपनी मेहनत से सही कर सकते हैं। लेकिन अपने सही फैसले को आप अपनी ये जो लेजीनेस है, सुस्ती की वजह से अच्छा प्लान भी आप तबाह कर देते हैं। तो हार्ड वर्क जो है ना वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। गलत फैसला और सही फैसला कोई नहीं होता, फैसला होता है और उसके पीछे खड़े रहना और उसको साबित करना कि मैं सही हूँ, तो
उसमें फिर काफी कुट पैती है, मसले मसाइल आते हैं, गलत आप लेकिन गिर के बंदा सीखता है। गिरते हैं, लेकिन गिर के आप वही खड़े हो जाओ, कहो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो दैट्स ओके। लेकिन आप गिर के रोने लग पड़ो तो फिर बिजनेस खत्म फिर। सही है। अच्छा सोहेल भाई, एक क्वेश्चन है, आप पाकिस्तानी है, हाँ जी। आप बचपन में क्रिकेट खेले? बड़ी अच्छा, क्रिकेट, क्रिकेट फुटबॉल, अच्छी लगती है? रनिंग अच्छी करता था मैं। सिंध में दूसरे नंबर पे था एज अ रनर। अच्छा, 100 मीटर वाली? 400 मीटर। 400 मीटर वाली? हाँ जी। 400 मीटर वाली यहाँ एक लड़की भी होती थी नेदरलैंड में, आपको पता? मुझे याद नहीं अभी। वो नेशनल लेवल पे खेली है। हसन अली मैंने नहीं, फॉलो उसका कर रहा हूँ, नाम लड़की था जो आजकल। मदिया गफूर। अच्छा, नहीं उसको नहीं मैंने उसको फॉलो कभी किया। आप सर्च करना, वो नेशनल लेवल पे गई है, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो फिर ड्रग्स में पकड़ी गई है, तो जेल में 5-5.5 साल जेल रह के आई है। लेकिन वो नेशनल लेवल पे जीती है कई बार, इधर नेदरलैंड्स में रिप्रेजेंट होती थी, अभी ताजी निकली है बात। एनीवे, ये एक डिफरेंट स्टोरी थी। क्रिकेट आपको अच्छा लगता है? क्रिकेट बड़ा था। कभी सोचा है कि यार चलो ये तो कर ही रहा हूँ साथ में, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट होती है गेयर, वो उसका भी कुछ करूँ? एज अ बिजनेस में हम वही करते हैं जहाँ पैसा हो। अच्छा। और क्रिकेट में पैसा नहीं है। नहीं है पैसा? नहीं, पैसा नहीं। तो वो बॉक्सिंग एक क्लब बेच लो और ठीक ठाक पैसे, ये ना सारे पाकिस्तानी का बॉक्सिंग शुरू कर लें, लेकिन बॉक्सिंग में काफी पैसा है। अगर जो शुरू करता है हम उसको खत्म भी करा देते हैं। ये भी हमें पता है कैसे करना। और अगर आपके ही ब्रांड से कोई आपकी ब्रांच खोलना चाहे तो वो ऑप्शन है? नहीं, ब्रांचें हम लोग मोस्टली फुल नहीं है अब किसी दूसरी कंट्री में। सारे कंट्री, क्योंकि जब हमने ओपन किया ब्रांड तो बहुत लोग काफी सालों से देख रहे थे कि ये लोग क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे। तो जैसे ओपन करते गए, स्पेन, पुर्तगाल, हर जगह पे, फ्रांस में दोबारा आ गई है। तो वो सारी कंट्रीज में ब्रांचें हैं अभी आप? अभी शुरू हो रही हैं, काफी ज्यादा, काफी हो चुकी हैं, काफी शुरू हो रही हैं, क्योंकि हमने क्लोज किया हुआ था ना। काफी सालों से हम लोग जो भी हमें अप्लाई करता था हम दे नहीं रहे थे किसी को ब्रांच। तो मैंने कहा था कि मैं अपना लिमिटेड कर रहा हूँ, रिलैक्स होना, क्योंकि बड़े बड़े काम के लिए फैक्ट्री बड़ी करनी पड़नी है जो हम कर रहे हैं मुसलसल। अभी हम लोग कह लें कि तीसरे यूनिट खोल चुके हैं 2-3 सालों में। आप बता रहे थे ना कुछ थाईलैंड में भी आप कर रहे हैं? थाईलैंड में हम लोगों ने यूनिट 2 खोले हैं बड़े। यूनिट से मतलब फैक्ट्री होती है, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं बड़े बड़े हाल। अच्छा। उसमें मशीनें लगी होती हैं, प्रोडक्शन हो रही है। तो आपको तजुर्बा तो है, लेकिन सिर्फ वो मशीनें लेके जाके थाईलैंड में क्यों कर रहे हैं? लेदर का इश्यूज हैं। पाकिस्तान जैसे अभी जंग छिड़ गई थी, तो वो बड़ा टेंशन वाला टाइम होता है, क्योंकि अभी आपके ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर होते हैं। अब अगर इतना बड़ा सेटअप है, इतने खर्चे हैं, 40-60 हज़ार यूरो खर्चा है, अगर आपका माल नहीं आएगा तो वो खर्चे कैसे पूरे 2 महीने 6 महीने में खत्म फिर कहानी। अच्छा, तो इसलिए हमें चाइना भी साथ रखा हुआ है और इंडिया नहीं रखा, उनको वैसे में पसंद नहीं करता। उनको रखा तो मसला तो वही है, इंडिया पाकिस्तान की जंग लगेगी तो इधर से नहीं, शुरू से मैंने इंडिया के साथ काम नहीं किया खुश होकर। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि एक तो मुझे इंडिया ने आने नहीं दिया। मैंने वीजा अप्लाई किया था बहुत शुरू में। इंडिया थे क्या? हाँ, मेरा दिल था, मेरा हिस्ट्री देखने का दिल था, लाल किला, ताजमहल। तो उधर देख के इंडियंस को बोले कि ये उनका कसूर है कि आप वहाँ पे अब नहीं। हाँ, तो वो फिर मुझे वीजा नहीं मिला। फैक्ट्री वाले ने भी बहुत जोर लगाया, उसने बहुत बिजनेस वीजा नहीं मिला। बिजनेस वीजा नहीं मिला मुझे जाने के लिए। तो 2 दफा अप्लाई किया, लेकिन शुरू में किया था, बाद में फिर मैंने कहा बाहर में जाए इंडिया। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने थाईलैंड चूज कर लिया सेकंड कंट्री, क्योंकि वो लोग बॉक्सिंग बना रहे हैं, उनका तजर्बा और वो तो कोर है ना किक बॉक्सिंग वगैरह। हाँ जी, वहाँ फैक्ट्रियाँ जो है वो 60-70 साल। वहाँ पे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई एज अ पाकिस्तानी वहाँ यूनिट लगाने के लिए। तो मैंने बहुत बंदे पाकिस्तान से भेजे, अपनी फैमिली के, अपने मैनेजर, जिन्होंने सेटअप लगाया। जिन्होंने सेटअप लगाया ना, उस बहुत प्रॉब्लम आई, छापे पड़े, बहुत हमें प्रॉब्लम क्रिएट की गई वहाँ पे एज अ फॉरेनर कंपनी लगाने से। हाँ जी, तो वो काफ़ी अभी भी चल रही है। छोटे मोटे टक चलती रहती है, क्योंकि हम लोग पहले फॉरेनर थे जिन्होंने पाकिस्तान से उठ के थाईलैंड में फैक्ट्री लगाई। तो वो एक यूनिक काम था, और हमें जो लोकल कंपनियां थी महंगी थी, हमें बहुत सस्ता माल, जैसे फर्ज कर लें कोई चीज़ 30 यूरो की दे रहा है वो थाई बंदा, तो वो हमें 10 यूरो की पड़ी। अभी जब हम खुद बनाते हैं तो वो हमें बड़ा प्रॉफिटेबल था काम। तो उसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट किया, बहुत स्ट्रेसफुल काम था, लीगलाइज करना और बंदों को, कंपनियों को, और सारा मशीनें खरीदना, चीज़ें ढूंढना,
क्योंकि वो लोग जो हमें रॉ मटेरियल नहीं पते थे कहाँ से मिलते हैं, तो वो छोटे छोटे जीरो से स्टार्ट किया थाईलैंड नई में। कंट्री, पूरा नया जुबान नहीं, हर चीज़ तो लेकिन कर लिया माशाल्लाह। अभी 3 साल हो गए, यूनिट फुल फैज है। और अब थाई यूनिट भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ना दिया तो ये तो अपना ले ही रहा, तो वो लोग भी दे रहे हैं हम, तो हमारे कंटेनर्स आते हैं थाईलैंड से काफ़ी अच्छे। अच्छा, कभी सोहेल भाई आपने इस नज़र से देखा है कि ये जो वो कंट्रियां जिनमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, सही, या फिर पाकिस्तान खुद, इसमें पोटेंशियल है हमारे, मतलब फाइटिंग जितनी गेम्स हैं उनमें पाकिस्तानियों में, या उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई एकेडमी खोलना चाहते हैं पाकिस्तान, इस तरह का कुछ है आइडिया? हाँ जी, वो ऐसे इधर भी मैं पाकिस्तानी किक बॉक्सरों को स्पॉन्सर कर देता हूँ नॉर्मली, लेकिन मसला ये था कि जो हालैंड का, जैसे मैंने पिछले दिनों भी एक बॉक्सर या किया, उसको शुरू से मैं लेके चला, सारा इन्वेस्टमेंट की, सारा उसको किया, लेकिन जब मैंने उसको लेके आया इधर, उसने कहा मैं तैयार हूँ, हमारे पास पॉसिबिलिटी है, उधर हम रिंग शिंग लगे हुए हैं, बंदे शंदे हैं, तो मैंने कहा ये काले से लड़ो। और काले ने उसको 5 मिनट में सारा कुछ सुझा दिया उसका ना। तो अब हमारा लेवल बहुत लो है इसमें तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो यंगस्टर आ रहे हैं वो क्रिकेट के बजाय ज़्यादा बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग को तरजीह दे रहे हैं, जो यंगस्टर पाकिस्तानी है। बहुत पैसा पैसा एमएमए में है, इस वक्त मिलियंस है। अच्छा। क्योंकि अभी आरएक्स पे अच्छे लेवल पे जाओ तो नहीं, शुरू में ही है। और ये जो यूएफसी में चले जाए 1.5 लाख यूरो मिल जाता है 1 महीने का। और ये जो आमिर खान है इंग्लैंड का, बॉक्सिंग में उससे भी ज्यादा पैसा, उसमें भी ज्यादा, क्या वजह है? वो इतने बड़े लेवल पे खेला, लेकिन उसके बाद कोई नया बॉक्सर पाकिस्तानी नहीं निकला। हालांकि वो इंस्पायर किया होगा उसने, किया होगा, बड़ों को किया, लेकिन इंग्लैंड में ड्रग ने ज्यादा इंस्पायर किया ना यंग जनरेशन को। आप बोलते बड़े सही ब्लंट है। हाँ जी, तो ये बैड लक है हमारी कि यंग जनरेशन को, क्योंकि उसका कसूर बच्चों का नहीं है, वालिदैन का। हम लोग मीरपुर में और सियालकोट गुजरात में फंसे रहे, उधर कोठियाँ बनाते रहे, बच्चे हमारे जो है वो बेचारे छोटे छोटे घरों में रहते रहे, उसमें स्मॉल ईट वगैरह में। सिचुएशन ये है कि वहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते जहाँ पे हमारे बंदे रह रहे हैं ना। इंग्लैंड की बात कर, इंग्लैंड की बात है, और उनके सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप में ही और हाल में लिविंग स्टैंडर्ड सही है। मैं पूरे दुनिया में घूमा हूँ, इधर फिर भी थोड़ा इस जैसा कहीं पे भी नहीं है। सिंगापुर में है अच्छा, इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल है। इंग्लैंड का बुरा हाल है, इटली का बुरा हाल है। इटली में मैंने देखा है लग पाकिस्तानी घरों में, मैं तो खैर होटल में, लेकिन 2 से 8 होते हैं, चले जाते हैं, तो वो सिचुएशन ये है कि वो बाथरूम में 2 पत्थर लगा के उस पर बाथरूम और वो बाल्टी रखी है, उसी के ऊपर बैठ के नहा रहे हैं। ये लेवल आप यूरोप में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान में कोठी आपको या प्लाट आपको क्या देगा? कुछ भी नहीं, ना वो किराया आ रहा है, ना वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है यूरोप में। वो आपको वो खो खा लेंगे ना वहाँ पे लोग। इमोशनल ब्लैकमेल का, तेरे बच्चे कितने आना ना, बच्चों ने जाना भी नहीं है। अच्छा, रियलिटी है, लेकिन वो घबराते हैं लोग उस पर बारे में बात करने में, वो कहते हैं कल्चर क्लैश हो जाएगा। सही है। सुहेल भाई माशाल्लाह आप जवान भी हैं अभी पैसे की भी आपको कमी नहीं है, उसके अलावा आप जो है मतलब फेम भी देखा जाए तो है आपके पास। आप कम्युनिटी के लिए भी कुछ करते हैं? सही है, हाँ जी। नहीं, कम्युनिटी के लिए देखिए, पहला असूल इंसान होता है, जो मेरा असूल है कि पहले मैं अपने फैमिली के लिए करना चाहता था ना। मेरा पहला प्रोजेक्ट यही था कि मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, एक मेरा वसन, मुझे क्या फ़ायदा अगर मैं बाहर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चौधरी बन जाऊं, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो ना सक्सेसफुल। क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है काफ़ी जिनको बड़ी चतुराहट है, लेकिन फैमिली का हालत बुरी है पाकिस्तान में ना। मतलब हमारे दिन में भी है ना, पहले घर से शुरू करो फिर वो प्रोजेक्ट पहले मैं फोकस उधर था, वो माशाल्लाह सही हो गया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में क्लिनिक खोला है सियालकोट में, वो फ्री इलाज है, 60-70 बंदे डेली के हम लोग का। किस चीज़ का क्लिनिक है? हर किस्म का इलाज है, बच्चे औरतें जो भी बीमार हो, फ्री मेडिसिन, फ्री केयर। एक जनरल हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं, छोटे लेवल का। अच्छा, सही। अगर मतलब किसी की जैसे कोई ऑपरेशन है तो वो नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ करते हैं, बेसिक चीजें करते वैसे। क्योंकि उसका भी रीजन है, मैं कर लेता लेकिन
अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, जो हाई लेवल के मसले हैं वो फ्री है ना। सही है। तो एक चीज पहले फ्री गवर्नमेंट की तरफ से आया तो फिर उसको फ्री करने का कोई फायदा, फिर बिजनेस की तरफ चला जाना था काम। आपने यहाँ नेदरलैंड्स में भी कुछ किया ना? हाँ जी, तो अजमेर में। हाँ, तो उसके अलावा जो पाकिस्तान में दूसरा जो प्रोजेक्ट है, मैं काफ़ी बड़ी एकेडमी सियालकोट में सोच रहा हूँ कि जो बच्चे, पहले भी एक मैंने वुमेन जिम खोला था 4-5 साल पहले। क्या बना उसका? 2-3 साल चलाया, लेकिन थोड़े चल नहीं सका ना, वहाँ वो लोग करना ही नहीं चाहते ना, यंग लड़कियां टीचर्स भी नहीं है ऊपर से, टीचर नहीं मिल रहे थे। लेकिन 3 साल मैंने चलाया, औरतों का जिम था। आप जानते हैं उसको, अनीता, क्या नाम है उसका, अनीता करनी, सॉरी करीमा, क्या नाम है यार उसको, जो एमएम करती है, पाकिस्तानी लड़की। मैं जानता हूँ, लेकिन पर्सनली नहीं जानता। क्या नाम है उसका? अनीता क्या? मुझे एग्जैक्ट नहीं, मैं फेस से जानता हूँ, लेकिन हमारे जो जद्दा वाला डीलर है वो हैंडल करता है पाकिस्तान, अब्दुल्ला जान साहब है। उसको देखें ना, वो माशाल्लाह वो सारा जीतती भी है, उसको देखें अगर हो सकता है तो वो। फिर लेकिन अभी मेरा वो, मैंने औरतों का जिम ट्राई की थी, लेकिन वो मेरा 3 साल बाद नहीं चला सका उसको, फर्दर कुछ इश्यू थे। तो अब मेरा दिल है कि बच्चों के लिए, जो लोग बच्चे स्ट्रीट पे हैं, जो बच्चों का कोई वो स्पोर्ट का पैसे नहीं है, वो एक बड़ी एकेडमी खोलने का प्लान है अगले साल सियालकोट में ना, जिसमें सारे सियालकोट में मेरे पास टीम है बहुत, हमारी फैक्ट्री है, 150-200 बंदा काम करता है। तो वही जो मैनेजर है, उसको उधर भी जो क्लिनिक है वो हमारी फैक्ट्री के अंदर ही है, तो इसको हम 24 घंटे मेंटर कर सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या मसला है। तो जो सियालकोट इसलिए मुझे सूट करता है कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए ना। सही है। तो वो सियालकोट में। और हालैंड का जहाँ तक इशू है, 3 साल पहले मैंने यहाँ पे एक मस्जिद खोली थी और कम्युनिटी सेंटर, अमानत भाई हैं, सईद भाई हैं, तो उनको वो लोग मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह। आप उनका भी इंटरव्यू करिएगा, स्पेशली अमानत भाई का, क्योंकि एक चीज को खड़ा करना अलहदा बात है, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। वो बंदा माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहा है उस सेटअप को चलाना, क्योंकि उनकी जॉब भी है, वो 5 बजे तक काम करते हैं, 5 बजे को आना, अमानत कराना, कम्युनिटी को इकट्ठा करना, किचन में काम करना, ये वो बंदों को। और आपको पता है जब रमजान में हम लोग 3000 बंदे तक को रोजा खुलवाते हैं, तो इधर हालैंड में जो असीज शुक्र है, ये मस्जिद में डेली का 160 बंदे आते हैं, 60-100-125 बंदा, फ्री खाना होता है, कोई पैसे नहीं देने होते। और लेकिन ये कि मस्जिद मैंने, हम कम्युनिटी में फिर काफ़ी लोग साथ मिल गए, हमारे पास 66 मेंबर हैं इस वक्त, और हम काफ़ी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो हम एक बड़ा अदारा इधर खोल सकें। क्योंकि मेरा प्लान है कि मस्जिद तो हमारी खुल गई है माशाल्लाह, हम लोग 60-70 बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं इधर, एम्स्टरडैम से भी लोग आते हैं, एतवार को दर्स होता है, कुरान का लेसन होता है, ट्यूसडे को होता है, थर्सडे को होता है, औरतों का दर्स होता है, उसके बाद रिश्ता इवेंट होता है। काफ़ी रौनक है, मेरे लिए, अपने लिए भी रौनक है। मैं नमाज पढ़ने, जमात में नमाज पढ़ लेते हैं, ये भी मेरे बच्चे भी अमानत करा लेते हैं, जब कोई ना हो तो मेरा बेटा आगे खड़े होकर करा लेता है माशाल्लाह। तो वो हमारे लिए एक किस्म का दीनी तौर पे हमें बहुत है कि मेरे बेटे को दीन का पता लगा, तो वो लोग इन्वॉल्व है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इधर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। सुहेल भाई, आपने माशाल्लाह इतना ज़्यादा टाइम दिया, अभी आप राउंड अप करते हैं इसको, तो आप अपनी यंगस्टर्स हैं जो देखने वाले, उनको कुछ बोलना चाहेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिहाज से हो, चाहे वो दीन के लिहाज से हो, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो, क्योंकि आप तीनों चीज़ों में माशाल्लाह माहिर इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स का आपका ब्रांड है, दीन की आपकी मस्जिद है, और बिजनेस आप माशाल्लाह इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। उसके बाद आप माशाल्लाह बाप भी हैं, उसके लिहाज से भी कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ कैमरे की तरफ देख के कुछ बोलें। जो मैसेज जो है ना, मैसेज वो ये है कि यंगस्टर के लिए कोई मैसेज नहीं है ना। यंगस्टर माशाल्लाह आगे एक बंदा है, उसकी शादी होने वाली, 22 ईयर उसकी एज है, 24, तो जो सास या ससुर होते हैं उसमें वो क्वालिटी देखते हैं जो उनके अपने में होती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम लोग तो 50 साल के हो गए, अब हमने ये अचीव किया है। तो वो अपने दिमाग में वो चीज़ें देखना पसंद, उसका घर होना चाहिए। जब बंदा उनसे पूछे कि जब वो इस एज में थे तो कितनी प्रॉपर्टियां थी, कितनी मर्सिडीजों में घूम, तो ये चीज़ जो मेन मैसेज है वो माँ बाप के लिए ना। माँ बाप के ये बच्चे होते हैं, ये तो एक हीरे की तरह होते हैं, इनको तराशना पड़ता है,
इन पे माँ बाप की, एक तो माँ बाप का वो जेबे में बस दोनों हाथ रख के बैठे होते हैं ना, कि मेरी पता नहीं, ये पैसे हैं मैंने इकट्ठे कर लिए हैं किसी तरीके से, बच्चे पे नहीं खर्चने, मेरी ये बुढ़ापा। तो फिर वो एंड पे फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी पैसों पे यूं हाथ रखेंगे, वो कहेंगे अम्मा पे नहीं खर्चने। तो बेटर है कि जो कुछ आपके पास है अपने बच्चों पे लगाएं, उनको डेवलप करें उनको, क्योंकि जब आप बच्चे को टोकते हैं ना हर बात में, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। वो समझता है कि यार मैं तो गलत हूँ, हर चीज पे उसको टोकना। मेरा बेटा वो काम गलत कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ करे, बेटर है खुद ही सीखेगा। और पीछे से उसको इतनी सपोर्ट होती है कि उसको पता ही नहीं होता कि पापा पूरी दुनिया का जोर लगा रहा है कि इसका काम गलत ना होना। तो लेकिन उसको पता नहीं होता, लेकिन वो बड़ा खुश होता है कि मैंने बड़ा बड़ा काम कर लिया। तो लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि बाप ने पूरी मेहनत लगा दी ना, कि बैकग्राउंड पे एक बाप है जो वो हेल्प तो, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस 200 पे 1000 पे पहुंच जाता है कि मैंने कर लिया ना। तो ये चीज माँ बाप के लिए मैसेज है कि रात को बाहर ना रहे, पार्टियां कम करें, मैं फलां जगह जा रहा हूँ, फलां मरना हो गया, फलां पैदा हो गया, फलां की शादी होगी, ਉਹਦੇ तो बेहतर अपने जिन्हें पैदा किए ना उन्होंने बैठो थोड़ा देर, उन्होंने टाइम दो। तो यही मैसेज है कि माँ बाप के लिए मैसेज है। बच्चों को तो छोड़ दें, वो बेचारे बच्चे, तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें और उनको कुछ बनाए उनके लिए इधर। तो यही मैसेज है। लव यू सोहेल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू किया। और इंशाल्लाह मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि हम कभी टाइम निकालेंगे और आपको जैसे एक दिन जियो के साथ होता है, आप मेरे साथ एक दिन टाइम विद सिराज गुजारेंगे, और मैं देखना चाहूंगा कि आपकी डेली कट कैसे होता है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, होपफुली आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। इस तरह के और इंटरव्यूज लाता रहूंगा, उसके लिए सिर्फ आपको मुझे सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा चैनल बड़ा और मैं और ज्यादा अच्छे और ज्यादा प्यारे इंटरव्यू आपके लिए ला सकूं। Time with Shiraz.